हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए के जेनेसिस मिशन के बारे में। अगर आप देखेंगे तो विज्ञान को लेकर के हमेशा से अमेरिका का बोलबाला रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चाइना जो है काफ़ी हद तक अमेरिका को पीछे छोड़ता जा रहा है। और एआई के इलाके में या ह्यूमनॉइड रोबोट्स के इलाके में देखिएगा अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम आज बात करें तो अमेरिका ने एक जो जेनेसिस मिशन लॉन्च किया है, उसके लिए बोला गया है, एक स्टेटमेंट यूज़ किया था ट्रंप ने कि इसको हम अपोलो मिशन फॉर साइंस के नाम से जानेंगे। अपोलो मिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो जिक्र है हम बस कर दे रहे हैं, बाकी हम उसका इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब समझिए इसका मतलब क्या है। तो ट्रंप का कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी लैब बनाएंगे भविष्य में जहाँ पर एआई का इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स रात दिन काम करेंगे। जिस दवा को बनाने में आपको साल लग जाते थे वो 6 महीने बन के तैयार हो जाएगी। हालांकि सोचने में साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये होने वाला है। कई लोग मान रहे हैं कि क्या सच में ये मिशन काम करेगा या फिर ये यूएसए और चाइना का एक कोल्ड वॉर है एआई को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, जिस वजह से इस प्रकार के स्टेटमेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं। तो आज हम पूरी एक हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे अमेरिका जो है सुपर पावर रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, और ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना आगे निकल गया है। हम सबको पता है, इवन जो है चाइना का जो डॉगी था, कुत्ता था, वो हमारे यहाँ पर भी जो है काफ़ी खलबली मचा करके गया था। आपने जो है यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही होगा। तो जेनेसिस मिशन क्या है और ये कैसे विज्ञान के भविष्य को बदलने वाला है। समझ नहीं, ये बोल रहे हैं कि हम विज्ञान के भविष्य को ही बदल देंगे, ऐसा कुछ करेंगे जो आज तक किसी देश ने किया ही नहीं होगा। तो ट्रंप न्यू एआई स्ट्रैटेजी व्हाट द जेनेसिस मिशन इज एंड हाउ इट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द साइंस। अब इसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। ये फोकस्ड है मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और बोला जा रहा है कि हम एआई का इस्तेमाल करेंगे खोज के लिए, लेकिन हम उसको सही चीज़ें सिखाएंगे। सही चीज़ें का मतलब समझ रहे हैं। अब एआई पता है कैसे काम करता है। मान लीजिए ये दीवार की फेंसिंग थी, ठीक है, ये दीवार की फेंसिंग थी, आप इसको पेंट कर रहे थे, इसको ब्लैक, इसको वाइट, इसको ब्लैक, इसको वाइट। आप यहाँ तक आधा वाइट पेंट करके आए थे। फिर रोबोट आता है, वो बोलता है मैं मदद करूँगा। आपने बोला ठीक है, दे दिया आपने उसको। पता है वो कहाँ से करेगा? अब वो यहाँ से शुरू करेगा, इसको ब्लैक, इसको आधा वाइट, इसको ब्लैक, इसको आधा वाइट। मतलब अगर आपने गलती की, गलत एल्गोरिदम दिया, तो वो गलत रिसर्च करेगा। लेकिन ये यूएसए जो है वो बोल रहा है कि हम उसको सही डेटा देंगे ताकि सही प्रकार के रिसर्च हो पाए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ स्टार्टिंग में लिखी है, इसके तहत व्हाइट ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने साइंस आ न्यू गोल्डन एज इस प्रकार से रिपोर्ट जारी की है। आज से लगभग 81 साल पहले 1945 में, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म होने वाला था। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक वैज्ञानिक से पूछा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म होने वाला है, इसके बाद हम विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या करने वाले हैं। तो एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसकी वजह से विज्ञान के क्षेत्र में लगभग 80 सालों तक अमेरिका हमेशा आगे रहा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे ये पिछड़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है, वानेवर बुश ने साइंस द एंडलेस फ्रंटियर नाम की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कहा जाता है सिलिकॉन वैली जहाँ पर आज है वो इस रिपोर्ट की वजह से है। इस रिपोर्ट की वजह से नासा बना, इस रिपोर्ट की वजह से डार्पा बना, इस रिपोर्ट की वजह से ही आप जीपीएस इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इस रिपोर्ट की वजह से इंटरनेट बना। इतना सारा सब कुछ बस एक रिपोर्ट की वजह से हुआ। 250 साल होने वाले हैं, वर्षगांठ आने वाली है यूएसए की, और वो लोग फिर से विज्ञान के क्षेत्र में कदम रख करके बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से जो है दोबारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, इन्होंने बोला है न्यू गोल्डन एज, जिसको हमने बोला कि अपोलो मिशन फॉर द साइंस कहिए इसको, जो यहाँ पर जो अवधारणा दी जा रही है। 81 वर्ष हो चुके हैं इसको, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करते हैं कि नई रिपोर्ट की आखिरकार इनको आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखो नई रिपोर्ट की आवश्यकता इनको इसलिए भी पड़ रही है, बोला जा रहा है कि जो फंडिंग थी, जो फंड देने का तरीका था, वो थोड़ा गड़बड़ था। रिसर्च पेपर आजकल जब तक प्रकाशित होते हैं, नई तकनीकी आ जाती है। कोई 10 साल से एक चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, जब वो उसको प्रकाशित करेगा पता चला वो तो आउटडेटेड हो गया। और अब प्रेजेंट टाइम में जो है नई चीज़ें चल रही हैं। 1945 के बाद बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च वगैरह
वगैरह हुई, जैसे हमने इंस्टीट्यूशनल चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, इसके अलावा परमाणु बम, रडार हो गया, जेट इंजन, ये सब कुछ बनाया गया, सेमीकंडक्टर्स वगैरह इसी दौरान लगभग जो है 80 से 90 सालों में हुआ है। और जो ये नई रिपोर्ट आई है तो इसमें ट्रंप का दावा है कि आने वाले लगभग 100 सालों तक हम ही रूल करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ आपको बना करके देंगे। प्रगति, अब ये नई रिपोर्ट आने के पीछे कारण क्या है? प्रगति धीमी हो गई। पहले क्या था कि अगर रिसर्च करनी है तो वो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग देते थे कि तुमको हम फंडिंग दे रहे हैं, तुम्हारे यहाँ 4 वैज्ञानिक काम करें, देख लो, रिसर्च कर लो। अब बोल रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको फंडिंग देंगे जो रिसर्च कर रहा है। इंडिविजुअल फंडिंग देने की बात कही गई है। सरकारी खर्च ज़्यादा होने के बावजूद भी जब इनको लाभ नहीं मिल रहा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर के बात करते हैं तो भाई चीन इनसे आगे निकलता जा रहा है, इस वजह से भी इस क्षेत्र में ये काम करना चाहते हैं। नई वैज्ञानिक रणनीति के 4 प्रमुख स्तंभ देख लेते हैं। संस्थानों के बजाय इंस्टीट्यूशनल, मतलब इंडिविजुअल फंडिंग दी जाएगी। अनुदान प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। फास्ट ट्रैक ग्रांट्स, मतलब अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत यहाँ पर उसको फंडिंग दे दी जाएगी। वैज्ञानिक खोज से घरेलू विनिर्माण तक सीधा संबंध, इसका मतलब यहाँ पर है डिस्कवरी भी वहीं करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी यही करेंगे। बोले कि हमने खोजा है, हम यहीं बनाएंगे, खोज करके दूसरे देश पे जा करके कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, इस अवधारणा पे काम करेंगे। और एआई आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक ढांचा बनाने की बात कही है कि सब कुछ एआई आधारित होगा, लेकिन बेहतर तरीके का। जो डेटा हम देंगे वो गोल्डन डेटा होगा, समझ रहे हैं? ये बोल रहे हम एआई को गोल्डन डेटा देंगे बिना किसी त्रुटि का, जिसकी वजह से रिसर्च हो पाए। मतलब इसका सीधा सही सिंपल यहाँ पर मतलब है, ये एआई को बोलेंगे हमें एक ऐसी बैटरी चाहिए जो 500 सालों तक चले या 50 साल तक चले, तो एआई मटेरियल सेलेक्ट करेगा, प्रोसेस सेलेक्ट करेगा, सब कुछ अपने हिसाब से करेगा, और जो चीज़ 20 साल में 50 साल में बन के तैयार होती वो यहाँ पर 6 महीने 8 महीने में बन जाएगी। इस प्रकार से लक्ष्य रखा है यूएसए ने अपने आप को आगे बढ़ाने का। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है क्या सच में ऐसा हो सकता है, या ये साइंस फिक्शन जैसा लगता जा रहा है? अब जेनेसिस मिशन को और अच्छे समझते हैं। एआई फॉर साइंस हमने समझ लिया, अब इसके बारे में क्या क्या है। अब देखो क्या बोल रही है, ये बोल रहे कि सुपर कंप्यूटर, एआई मॉडल, वैज्ञानिक उपकरण और विशाल डेटा सेंटर्स को एक ही मंच पर लेकर के ये काम कराना चाहते हैं, और अगले 10 वर्षों में ऐसा कुछ आपको अमेरिका की तरफ से देखने को मिलेगा जो आज तक नहीं हुआ है। ये जो है चीज़ यहाँ पर बात बताई गई है। कहाँ कहाँ काम करेगा? चिकित्सा में काम करेगा, स्वच्छ ऊर्जा में काम करेगा, उन्नत जो टेक्नोलॉजी हमारी है, सामग्री है, उस पर भी ये काम करने वाला है। गोल्डन स्टैंडर्ड साइंस क्या है? वही है, मैं आपको बताया कि जो डेटा दिया जाएगा विश्वसनीय डेटा देंगे, जितना अच्छा डेटा देंगे उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। जो एआई आपके फ़ोन में जो चैट जीपीटी है ना, आप उसको जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे काम करेगा। बहुत बार लोग समझाते हैं कि आपको कभी भी अपने चैट जीपीटी, जेमिनी, या जितने भी जो एआई टूल्स हैं उन्हें से प्लीज़ करके बात नहीं करना, आपको कमांड देना है उनको, आपके गुलाम के तरीके वो काम करने चाहिए। तो सिमिलर यहाँ पे बोला गया कि भाई हम बढ़िया डेटा देंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड साइंस होगा, शोध में पारदर्शिता आएगी, ओपन डेटा, प्रयोग में पुनरावृत्ति और एआई आधारित सत्यापन, मतलब अच्छी तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। और बात करते हैं रोबोट लैब्स के बारे में, बात की गई है कि डेटा एआई देगा। मान लीजिए जैसे बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में आजकल क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई एजेंट्स होते हैं वो आपसे लगातार बात करते रहते हैं। जैसे आपका घर पे अलेक्सा होती है ना, वो आपसे बात करती है, आप उसको बोलते हो, कुछ बताती है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती है। काम करने के लिए आपको एक ह्यूमनॉइड रोबोट चाहिए। तो बोला जा रहा है कि रोबोट्स होंगे जो 24/7 काम करेंगे। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट है जो है 1 साल चला, हम सबको पता है 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे ही लोग ऑफिस में रहते हैं, उसमें 4 से 5 घंटे शायद वो लोग काम करते होंगे। ह्यूमन बॉडी है, थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, लगातार आप काम नहीं कर सकते हो। लेकिन ये समस्या रोबोट्स के साथ नहीं होती है, एआई के साथ नहीं है, तो वो 24/7 काम करेंगे। न्यूनतम मानव हस्तक्षेप होगा और वर्षों का शोध कुछ सप्ताह या महीने में करके तैयार करेंगे। ये कहाँ होने वाला है? सब यूएसए की बात कर रहे हैं भाई हम। वैज्ञानिक व्यवस्था में प्रस्तावित बड़े बड़े बदलाव, शोध पत्र प्रकाशित करने की नई प्रणाली अपनाई जाएगी, श्रेय देने का नया मॉडल होगा, साथ में वास्तविक समस्याओं पर आधारित फंडिंग दी जाएगी और एआई को अनुसंधान में लाया जाएगा। 1945 की वैज्ञानिक नीति और नीति में अंतर, प्रेजेंट टाइम में क्या है और 1945 में क्या था, ये जो है समझते हैं। विज्ञान का वित्त पोषण मुख्यतः पहले सरकार करती थी, अब निजी कंपनियां और सरकार दोनों करने वाली है। अनुसंधान का मॉडल पहले क्या था? बेसिक साइंस और प्रोडक्ट, बस साइंस है, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब क्या है?
दोनों में निरंतर काम करेंगे। नवाचार का स्रोत था विश्वविद्यालय, और अब विश्वविद्यालय, कॉर्पोरेट लैब्स, बहुविषयक टीमें, शोध प्रक्रिया कागज आधारित धीमी धीमी थी, और अब कैसे होगी डिजिटल एवं त्वरित। एआई की भूमिका अस्तित्वहीन, पहले एआई था ही नहीं। आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि एआई जैसी कोई चीज़ होगी जिससे हम प्रश्न पूछेंगे और इतनी आसानी से सारे कामों को करता जाएगा। प्रेजेंट टाइम में हमें पता है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है ये वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा। अमेरिका का वर्चस्व था भाई, अभी तक अमेरिका का ही वर्चस्व रहा है। अभी कुछ 1-2 सालों से देखा जा रहा है कि चाइना ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है। इसी वजह से बोला जा रहा है, कई बार लोगों को ये लग रहा है कि जो ये जेनेसिस मिशन आया है वो अमेरिका को आगे ले जाने के लिए आया है या फिर चीन को पीछे छोड़ने के लिए करके, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनुदान प्रणाली हमने समझ ली है क्या होगा, महत्व समझ में आ रहा है कि अनुसंधान अच्छा होगा, खोजें तेजी से होंगी, चिकित्सा, ऊर्जा, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान अच्छा हो पाएगा। जो अमेरिका की अपनी एक साख बनी हुई है, कहा जाता है कि तकनीकी के क्षेत्र में अमेरिका दरोगा वाली भूमिका निभाता था और उस भूमिका में ये फिर से आना चाहते हैं। चुनौतियां कुछ कुछ हो सकती हैं भाई, उच्च गुणवत्ता वाला डेटा लाएंगे कहाँ से ये। दूसरा है कि शोध की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। वित्त सच में इतना हो पाएगा। राजनीतिक समर्थन, ट्रंप को लेकर के राजनीतिक समर्थन वाला प्रश्न हमेशा खड़ा होता है कि क्या जो वो बोल रहे हैं वहाँ के उनके खुद के लोग उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। इन्होंने बोला है कि हम रिसर्च एंड सब में रोबोट्स और एआई को तवज्जो देंगे, तो जो वहाँ के लोग बेरोजगार होंगे उनका क्या। पहले इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होती थी, इंडिविजुअल फंडिंग की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन में 500 या 50 लोग काम कर रहे हैं। जब ये पैसा देते थे तो इतने सारे लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब ये बस एक को ही पैसा देंगे। पैसा तो बचा लिया इन्होंने, लेकिन क्या वहाँ के लोग समर्थन देंगे। इसके अलावा जो है एआई से जुड़े हुए प्रश्न, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और इनका दावा है कि भाई एआई बहुत खतरनाक होता जा रहा है और वो समय दूर नहीं है। जितना हम समझते थे कि शायद आज से 50-60 साल बाद एआई हम पे हावी होगा, वो समय बहुत कम है। हो सकता है आने वाले 2-4-5 सालों में ही एआई हम पे हावी होना शुरू हो जाए। अब एक और जो चीज़ है, एक यहाँ पे समझिए, अमेरिका ने हाल फिलहाल में जो चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं उन पर रोक लगा दी है। अब इन पे रोक लगाने का खतरा क्या है, देश की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। चीन ने बोला कि भाई बेवजह हम पे ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। चीन के मन में तो आया वो खुद तो बना नहीं पा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार की अंदर जो है बातें चली होंगी। तो अमेरिका ने इस पर जो है क्या किया है, ह्यूमनॉइड्स और जो है क्वाड्रपेड रोबोट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा संबंधी चीज़ों को लेकर के बातचीत की है। और देखो, अमेरिका नहीं चाहता है कि जो एआई, रोबोट्स और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो डिजिटल हैं उन पर चाइना का इन्फ्लुएंस हो। अब जाहिर सी बात है, जिसका ज़्यादा बोलबाला होगा, तकनीकी जहाँ पर ज़्यादा डेवलप होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके काम करने का तरीका भी उसी देश के हिसाब से होगा। तो अमेरिका चाहता है कि ये सब मेरे यहाँ पे बने, इस पर इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका का हो, जैसे कि हमेशा रहा है। लेकिन अब ये चाइना के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, भविष्य के मार्केट पे चाइना का बोलबाला होगा और हमेशा अमेरिका जो है वैसा चाहता नहीं है। इस वजह से जितने भी पॉसिबल प्रतिबंध हैं वो सारे अमेरिका के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इन्होंने अपना जो कारण बताया है, राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यूएसए बोल रहा है कि भाई हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, हम खुद का बनाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, हम दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे, हम खुद की चीज़ें बनाएंगे यहीं पर सारा। तो वही सिमिलर जो एक्सक्यूज़ यहाँ पर किसने दिया है, अमेरिका ने भी दिया। अब चीन की 4 कंपनियाँ हैं जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया है और बहुत बढ़िया है। अब पहले चीन की कंपनियाँ देखते हैं, फिर देखेंगे कि इनको रिप्लेस कौन सी कंपनियाँ करेंगी। पहला है यूनिट्री, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई ह्यूमनॉइड और रोबोट डॉग निर्माता कंपनी है। रोबोट डॉग से कुछ याद आया, एनवीडिया के साथ रिसर्च साझेदारी कर चुकी है। अमेरिका पहले ही इसे चीन की सेना से संभावित संबंधों के कारण रक्षा विभाग के ठेके लेने से मना कर चुका है। और दूसरा यहाँ पर है एजीआई बॉट, चीन की उभरती ह्यूमनॉइड रोबोट कंपनी है, औद्योगिक और घरेलू इस्तेमाल के रोबोट्स बनाता है ये। तीसरा यहाँ पर है गैलबॉट, एआई आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट्स कंपनी यहाँ पर है। अमेरिका में विस्तार की योजना पर असर पड़ सकता है। और चौथी और आखिरी है यूबीटेक। यूबीटेक में क्या है, सबसे पुरानी और बड़ी कंपनी है चाइना की, सेम इन्हीं क्षेत्रों में काम कर रही है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फैक्ट्री के लिए रोबोट्स बनाती है जो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका पहले से ही तकनीकी पर सुरक्षा संबंधी चिंता यहाँ पर जता चुका है। अब बात करते हैं, अगर इन पर बैन होगा तो अमेरिका की कौन सी कंपनियां हैं जो इनको ओवरलैप करेंगी। पहली है टेस्ला।
एलन मस्क, हर जगह यही नाम दिखाई देता है आप लोगों को। तो एलन मस्क की कंपनी ऑप्टिमस जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही है। अगर सोचो चाइना के जो कंपनी हमने देखी उनके ह्यूमनॉइड रोबोट्स बिकेंगे अमेरिका के मार्केट में, जाहिर सी बात है एलन मस्क के रोबोट से सस्ते होंगे, तो क्यों ही कोई खरीदेगा इस कंपनी का। तो अब इनको अपनी कंपनी के बेचने भी हैं तो दूसरे देशों की कंपनी को बाहर करना पड़ेगा। विदेशी प्रतिस्पर्धा कम होने से बाजार में इनका निर्यात बढ़ जाएगा। फिर आता है यहाँ पर फिगर एआई। इसमें अमेरिका की सबसे बड़ी और चर्चित ह्यूमनॉइड रोबोट स्टार्टअप है। BMW समेत कई कंपनियां इसके साथ काम कर रही हैं। चीनी कंपनियों को नए ग्राहक यहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोस्टन डायनामिक्स, इसके बारे में बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सबसे एडवांस रोबोटिक्स बनाने वाली कंपनी है। फोकस कहाँ पर है? ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ साथ रोबोट, डॉग और औद्योगिक रोबोट्स पर। अब देख रहे हैं कि अमेरिका ने जिन जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, सिमिलर वही कंपनियां, उसी प्रकार की कंपनियां यूएसए की खुद की हैं। चीन पर सबसे अधिक प्रभाव क्यों? क्योंकि भाई सबसे आगे तो यही है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अब देखो यहाँ पर है 2024 में लगाए गए औद्योगिक रोबोट्स जो यहाँ पर है 2.95 लाख चीन के थे और अमेरिका कितने थे? 34,200। वर्तमान में अगर कार्यरत रोबोट्स देखें यहाँ पर तो 20 लाख से अधिक काम कर रहे हैं चीन में, जबकि अमेरिका में 3.94 लाख, तो बहुत पीछे रह गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट में चीन की जो है लगभग कितनी 85% ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहाँ के हैं? चीन के हैं दुनिया भर में। अगर आप देखेंगे 2030 तक यह $15 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। पूरा व्यापार हम देख रहे हैं 2025 में वैश्विक स्तर पर 15,000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स की आपूर्ति हुई है। ये जो है अलग अलग डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमुख कंपनियों को लेकर के जो है यूनिट्री चीन की है 5,000 प्लस है और एजी बोट चीन की है, ये भी 5,000 प्लस आपूर्ति कर सकती है। टेस्ला कुछ सौ यहाँ पर जो है फिगर आई। एआई क्षेत्र में अमेरिका बनाम चीन को लेकर के हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं कि आप कितना भी कहो ना कहो, अमेरिका को पीछे छोड़ करके चाइना आगे बढ़ चुका है। चीन की प्रतिक्रिया यहाँ पर यही है कि भाई ये हम पे जो है झूठे आरोप लगा रहे हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकाल पाए और हमें यहाँ से बाहर खींच पाए। अमेरिका की चीन के प्रति जो ये प्रमुख तकनीकी नीतियाँ हैं वो क्या क्या हैं? एआई चिप्स पर नियंत्रण लगातार रखा जाए। 2022 से आप देख सकते हैं हुआई और जेटीए पर कार्यवाही कई बार की गई है। टिकटॉक विवाद हम सबको पता है, हमारे यहाँ पर भी बैन है। चीनी उत्पादों पर टैरिफ ज़्यादा कर देते हैं। देखो लिखा है चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों पर 100% तक आयात शुल्क लगाया ताकि महंगे हो जाएं। बैटरी, सोलर सेल, स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ चिकित्सा उत्पादों पर भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर आरोपित किया गया है ताकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे मार्केट में आ ही ना पाए। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अब पूरा आर्टिकल हमने समझ लिया। स्टार्टिंग हमने 1945 से की थी, 2026 में हमने एंड कर दिया और एंड किया है हमने चाइना की जो चीज़ें हैं उसके साथ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो अमेरिका की ये पॉलिसी है ये वाला छोड़ देते हैं, जो एआई को लेकर के पॉलिसी है कि सब कुछ एआई से ही कराएंगे, क्या ये सेफ़ है या इसके साइड इफेक्ट्स हमें फिर से जो है भविष्य में देखने को मिलेंगे? क्योंकि जब भी कुछ होता है नया, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो 1860s के आसपास जो किया गया, उसके वजह से ग्रीन हाउस एमिशन और जो CO2 एमिशन है, जो हम ग्लोबल वार्मिंग झेलने हैं, ये भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही देना था और प्रेजेंट टाइम में भी ये नए एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे हैं। एआई भी इनसे ही आया था लेकिन हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो क्या जो ये नई पॉलिसी है अमेरिका की वो सच में बेहतर रहने वाली है या डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे भारत हो गया, इसके अलावा अन्य जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो है मन के विचार व्यक्त कीजिएगा। अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल समय पर मिलते रहें।